Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our new lecture in financial management, that is on overview of working capital management. In this video, we are going to study the different concepts of working capital, what are the issues related with working capital, financing current assets, short-term and long-term mix, and lastly combining liability structure and current asset decisions. First of all, what is working capital? Working capital is the difference between current assets minus current liabilities. हम किसी भी फर्म की वर्किंग कैपिटल की वर्थ का अंदाजा उसकी करंट लाइबिलिटीज को उसके करंट एसेट्स में से सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं. Then second thing is the gross working capital. Gross working capital means the firm's investment in current asset. And the working capital management is the administration of the firm's current assets and the financing needs to support current asset. बेसिकली इस पूरे चैप्टर का वन लाइनर ये है कि हमने ये देखना है कि एक फर्म की जो है वो उसकी इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट वर्थ है वो कितनी है. करंट एसेट्स ऑब्वियसली वो एसेट्स होंगे जो फर्म जिनमें जो है वो मोस्ट लिक्विडेड एसेट्स जिनका हम कंसिडर कर सकते हैं और उनमें जितनी इन्वेस्टमेंट होगी वो उस फर्म की वर्किंग कैपेसिटी का तखमीना बता रही होगी, वर्किंग कैपिटल का अंदाज़ा उससे बआसानी लगाया जा सकता है. Significance of working capital management. In a typical manufacturing firm, current assets exceed one half of total assets. Excessive level can result in a substandard return on investment. So current liabilities are the principal source of external financing for small firms. It requires continuous day-to-day managerial supervision. Working capital management affects the company's risks, return, and share prices. The optimal amount of current assets can be determined with the help of this diagram. Basically, this diagram shows three policies, policy A, policy B and policy C. यहाँ पे हमारे पास किसी भी फर्म के पास अपनी करंट लेवल ऑफ एसेट्स जो करंट एसेट्स है उनका लेवल मेंटेन करने के लिए थ्री डिफरेंट पॉलिसीज मेंशन की गई हैं. आइदर दे कैन बी एट पॉलिसी ए, आइदर दे कैन अडॉप्ट पॉलिसी बी और पॉलिसी सी. अब हमने अजम्पशन क्या ली है कि 50,000 मैक्सिमम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं वहाँ पे, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फंक्शन होना चाहिए और थ्री डिफरेंट पॉलिसीज फॉर करंट एसेट पॉलिसी लेवल्स आर पॉसिबल. ये जो आपके पास डायग्राम शो हो रही है, ये रिलेशनशिप शो कर रहा है एसेट लेवल का एंड आउटपुट लेवल का. अब आपने जितनी आउटपुट को चेंज करना है उस हिसाब से आपने जो है वो करंट एसेट्स की पॉलिसी भी अडॉप्ट करनी है. अगर आप पॉलिसी ए को देखें तो उसमें जो आउटपुट लेवल भी ज़्यादा है लेकिन करंट जो एसेट लेवल है करंट एसेट का वो बहुत ज़्यादा है. करंट बी में उससे कम है, करंट पॉलिसी सी में उससे उससे कम है. अब ये जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि आप ऑप्टिमल लेवल ऑफ करंट एसेट फॉर अ फर्म कितने होंगे इन कंपैरिजन विद देयर आउटपुट और प्रोडक्शन लेवल. और वो फर्म अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली उस पॉलिसी को अडॉप्ट करेगी जो भी उसको रिक्वायर्ड होगी. अब जो सेकंड एस्पेक्ट जो हमने देखना है वो हमने देखना है कि लिक्विडिटी का क्या सिनेरियो होगा. लिक्विडिटी से मुराद क्या है? लिक्विडिटी से मुराद ये है कि हाउ मच अ फर्म ओन करंट एसेट्स व्हिच कैन बी इजीली लिक्विडेट, जिनको हम बआसानी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं. अब ये करंट एसेट्स के बारे में पढ़ने का मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद यही है कि फर्म जो है वो अपनी जब भी फाइनेंस होती है उसको कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करती है और उस इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट या रिटर्न अर्न करती है और उससे अपने बाकी जो बिज़नेस ऑपरेशंस हैं उनको चलाती है. अब बाज़ ऐसे एसेट्स होते हैं फर्म के जो कि फिक्स्ड नेचर के होते हैं, जो लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं. जब उनको आप कैश में कन्वर्ट करना चाहें तो वो बड़ी मुश्किल से कन्वर्ट होते हैं, उनको टाइम लगता है उनको कैश में कन्वर्ट होने में. लेकिन बाज़ ऐसे एसेट्स होते हैं जो ईज़िली कैश में कन्वर्टेबल होते हैं, उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं. वो आपकी वर्किंग कैपेसिटी का अंदाज़ा लगाते हैं. अचानक आपको कोई कंटीजेंसी
एक्सपेंडिचर करना पड़ गया है या आपको जो है वो इमरजेंसी नीड पड़ गई है, तो अब फर्म क्या करती है अपने करंट एसेट्स को लिक्विडेट कर लेती है। उसकी जितनी उसके पास कैपेसिटी होगी अपने करंट एसेट्स को, उतनी ही उसके पास पावर होगी वर्किंग कैपिटल के मैनेवरिंग की, उतना ही वो अपने डे टू डे बिज़नेस ऑपरेशंस को विदाउट एनी डिफिकल्टी रन कर सकती है फर्म। The greater current assets level generate more liquidity. All other factors held constant. इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, अब हमने ये देखना है कि जो ऑप्टिमल लेवल ऑफ करंट एसेट्स है, उस पे जो है वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, तो उसको निकालने के लिए रेशियो जो आपके पास है, आप टोटल एसेट्स पे डिवाइड कर लेते हैं नेट प्रॉफिट को, तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई मिल जाता है। सपोज़ आपके जो करंट एसेट्स हैं, जैसे हमने कहा इन्वेस्टमेंट है, आपके पास रिसीवेबल्स हैं, आपके पास कैश इन हैंड है, तो अब उनको हम फिर जो है वो अगर जो आपके पास आरओआई है उसका फ़ॉर्मूला अगर हम एसेट्स की फ़ॉर्म में लिखें, तो आपके पास हो जाएगा करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स व्हिच मेक टोटल एसेट्स, जो कि टोटल एसेट्स कंप्राइज़ इन पे करता है। अब प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस से देखें तो आपको पॉलिसी ए, पॉलिसी बी और पॉलिसी सी में जो सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है वो ये है कि वहाँ पे आपको एसेट लेवल जो है पॉलिसी ए में ज़्यादा है, करंट एसेट्स का पॉलिसी बी में से कम है, पॉलिसी सी में सबसे कम है। अब जब हम प्रॉफ़िटेबिलिटी को देखेंगे तो ऑन द अदर हैंड जो पॉलिसी है वो प्रॉफ़िटेबिलिटी लोएस्ट लेवल की आपको जो है वो रिटर्न कर रही है। पॉलिसी बी जो है वो एवरेज लेवल की पर प्रॉफ़िटेबिलिटी दे रही है आपको, एंड पॉलिसी सी जो है वो हाई लेवल की प्रॉफ़िटेबिलिटी दे रही है। ये शो ये कर रहा है कि एट करंट एसेट लेवल डिक्लाइन, टोटल एसेट्स विल डिक्लाइन एंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल राइज़। क्योंकि आप जो ये लास्ट स्लाइड में जो कंक्लूजन ड्रा हुआ है, इसका सिंपल रीज़न ये है कि आप या अपनी जो आपके पास फाइनेंस है, उसको इन्वेस्ट करेंगे या उसको अपने पास एसेट्स की फॉर्म में रखेंगे। तो जितने कम एसेट्स होंगे आपके पास, उतने आपके पास ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी होगी इन्वेस्टमेंट करने की, उतनी ही ज़्यादा आप जो है, वो प्रॉफ़िटेबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी। ये इसका कंक्लूजन है। अब रिस्क का क्या लेवल है जी? क्या इम्पैक्ट है करंट एसेट्स के लेवल पे? आपके पास जो रिस्क हमने लास्ट चैप्टर में डिफाइन कर लिया रिस्क क्या है। अब सपोज़ जो डिक्रीजिंग कैश है वो रिड्यूस द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, इट मीन्स कि वहाँ पे रिस्क है। अच्छा, फिर एक सिनेरियो ये एग्ज़िस्ट कर सकता है कि स्ट्रिक्टर क्रेडिट पॉलिसीज़ रिड्यूसेस रिसीवेबल्स एंड पॉसिबली लूज़ सेल्स एंड कस्टमर। एंड थर्ड सिनेरियो ये हो सकता है कि आपके पास इन्वेंटरी लेवल लोअर है, जिसकी वज़ह से आपके स्टॉक मार्केट से आउट हो सकता है और आप अपनी सेल्स जो हैं वो मार्केट में खो सकते हैं, कम हो सकती हैं आपकी। अब सिनेरियो क्या होगा? अब इम्पैक्ट क्या होगा कि आपके पास जो पॉलिसी है, पॉलिसी ए में आपके पास एसेट्स ज़्यादा हैं। जब आपके पास एसेट्स ज़्यादा हैं, इट मीन्स कि आपके पास कैश इन हैंड भी ज़्यादा है। आपके पास कैश इन हैंड ज़्यादा है, आप इट मीन्स कि आपके पास ज़्यादा गारंटी है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि आप अपनी किसी भी नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं बआसानी। लिहाज़ा आपके पास जो रिस्क का लेवल है, वो लोअर है पॉलिसी ए में। वेयर एज़ पॉलिसी बी में एवरेज लेवल का रिस्क है, एंड पॉलिसी सी में जहाँ आपके पास एसेट लेवल कम है, तो वहाँ पे आपके पास रिस्क लेवल जो है वो ज़्यादा है। इट मीन्स इन नटशेल वी कैन से दैट रिस्क इंक्रीज़ेज़ एज़ द लेवल ऑफ करंट एसेट्स आर रिड्यूस्ड। तो हम अगर समरी ड्रा करें जो हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में किया है, तो ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स पे 3 चीज़ हमने देखी। हमने कहा लिक्विडिटी का क्या सिनेरियो होगा, प्रॉफिटेबिलिटी का क्या होगा एंड रिस्क का क्या होगा। 3 पॉलिसीज़ आर देयर। 3 पॉलिसीज़ जब आपके पास एसेट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो उसका इम्पैक्ट लिक्विडिटी पे क्या होगा कि आपके पास लिक्विडिटी हायर लेवल की होगी। व्हेयरएज़ प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क विल बी एट योर लोअर लेवल। व्हेयरएज़ पॉलिसी बी जहाँ पे आपके पास लिक्विडिटी एवरेज है तो प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क का लेवल भी आपके पास आपको जो इम्पैक्ट है वो भी एवरेज लेवल का पड़ेगा। और जहाँ पे पॉलिसी सी वाली फर्म जो है, वहाँ पे आपके पास लिक्विडिटी आपके पास लोअर है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क विल बी हायर। सो हम कह सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी वेरीज इनवर्सली विद लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी मूव्स टुगेदर विद रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड। हम ये फाइनल कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं इस बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल्स।
There are different components of working capital like cash, marketable securities, receivables and inventories. इन्वेंटरीज़ का आपको पता है कि अनसोल्ड स्टॉक जो होते हैं, रिसीवेबल जो आपको पैसा वापस मिलना होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो आप मार्केट में फ्लोट कर सकते हैं और उसपे जो है वो इंटरेस्ट या रिटर्न अर्न कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अर्न कर सकते हैं एंड कैश सिंपली जो आपके पास कैश इन हैंड होता है। सेकंड जो कंपोनेंट है टाइम कि आपके पास या परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है या टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल होता है। परमानेंट जो आपके पास लंबे टाइम पीरियड के लिए आपके पास मौजूद होता है और टेम्परेरी टाइम जो वर्किंग कैपिटल है वो आर्ज़ी तौर पे आपके पास होता है। जैसे ही उसकी नीड पूरी होती है, वो वर्किंग कैपिटल जो है डिमिनिश हो जाता है। Permanent working capital, the amount of current assets required to meet a firm's long-term minimum needs. अब जो परमानेंट करंट एसेट्स का जो अगर हम जो है वो वर्थ देखेंगे टाइम के साथ से तो वो आपको एक जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड नज़र आ रहा होगा, जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। कि जैसे-जैसे आपका टाइम गुज़रता जाएगा, आपका परमानेंट करंट एसेट्स का लेवल बढ़ता जाएगा। टेम्परेरी करंट एसेट्स क्या होते हैं? द अमाउंट ऑफ करंट एसेट दैट वेरीज़ विथ सीज़नल रिक्वायरमेंट्स जैसे उसकी ज़रूरत होती है, तो करंट वो जो टेम्परेरी करंट एसेट्स हैं, वो लेवल उनका बढ़ जाते हैं, जैसे नीड कम होती है, उनका लेवल कम हो जाता है। जैसे आपको इस डायग्राम में ग्रीन कर्व में नज़र आ रहा होगा, जो आपको जो है वो अ, जो बल्ज नज़र आ रहे हैं इसमें, वो ये शो कर रहा है इस कर्व में जो कि आपके पास जो जहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा है, वहाँ पे टेम्परेरी करंट एसेट लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। जो ही उसकी नीड पूरी कम होती है, तो वो करंट टेम्परेरी एसेट लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये श वो टाइम के हिसाब से वेरी नहीं करता बल्कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वेरी करता है। जैसे-जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे टेम्परेरी करंट एसेट्स का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। जब उनकी नीड पूरी हो जाएगी, जो ज़रूरत नहीं रहेगी तो उनका लेवल रिड्यूस हो जाएगा। नाउ फाइनेंसिंग ऑफ करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मिक्स में अगर हम देखें तो आपके पास बेसिकली हमें जो करंट एसेट्स हैं वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए चाहिए। अब वो शॉर्ट टर्म बेस्ड भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म बेस्ड बेस्ड भी हो सकते हैं। पहली चीज़ जो है वो स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग क्या आपको ट्रेड क्रेडिट के लिए या अदर पेएबल्स के लिए आपको जो है वो जो भी स्पॉन्टेनियस आपकी फर्म की डे टू डे नीड अकर होती है, इनकर होती है, उसको पूरा करने के लिए आप जो है वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म करंट एसेट्स को रखते हैं। सो दैट कि आपको अब बाज़ औक़ात आपके पास जो है वो कैश इन हैंड नहीं होता, बाकी आपके पास पैसे नहीं होते क्या और ज़रूरत आपकी अचानक आ जाती है, फिर आप उस चीज़ को फ़ौरन ज़रूरत को पूरी करने के लिए आप जो है अपने जो आपके पास एसेट्स होते हैं उनको आप लिक्विडेट करके शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं मोस्टली उनको आप लिक्विडेट करके अपनी वो नीड्स को स्पॉन्टेनियस जो होती है फुलफिल कर लेते हैं। बेस्ड ऑन पॉलिसीज रिगार्डिंग पेमेंट्स फॉर परचेजेस, लेबर, टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंसेस, वी आर कंसर्न्ड विद मैनेजिंग नॉन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग ऑफ एसेट्स। Then another very important concept that is hedging approach. Hedging क्या कहलाती है जी? A method of financing where each asset will be offset with a financing instrument of the same approximate maturity. अब क्या करते हैं? आप एक ऐसा मेथड अप्लाई करते हैं फाइनेंस करने का, जब आप अपने जो आपके पास जो भी एसेट मौजूद होता है, उसको आप उसकी इक्वल अमाउंट ऑफ वर्थ की किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है उसको ऑफसेट कर लेते हैं। सिंपल वर्ड्स में हेजिंग से मुराद है कि आपके पास जो है कोई जो भी एसेट होता है, उसको आप ज़मानत के तौर पे उसको आप जो है मार्केट में किसी भी फाइनेंसिंग की अपॉर्च्युनिटी को अवेल करने के लिए उसको आप जो है वो ज़मानत के तौर पे रख लेते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको आप किसी जगह गारंटी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, मॉर्टगेज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और जो ही आपकी ज़रूरत पूरी होती है आपके पास फाइनेंसिंग आ जाती है, आप वो फाइनेंसिंग रिटर्न करके अपना जो करंट एसेट था, वो आप वापस ले लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया मेरे पास एक ज़मीन है, मेरी फ़र्म है, मुझे पैसे चाहिए, तो मैं वो ज़मीन का टुकड़ा जो है किसी भी जो बायर है उसको मैं रेंट के तौर पे दे दूँगा, लीज़ पे दे दूँगा और क्या क्या कहते हैं, जब मेरे पास मैं उससे पैसे लेके अपनी ज़रूरत पूरी कर लूँगा और जब मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, मेरे पास पैसे वापस आ जाएँगे, मैं उसके पैसे उसको रिटर्न करके अपनी ज़मीन जो है वो वापस ले लूँगा। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आपको एक छोटा-सा ड वही ये तीनों कांसेप्ट नज़र आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो कि जो है ज़िग-ज़ैग सा वो बन रहा है आपके पास, अप्स एंड डाउन फेस करने पड़ रहे हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ।
व्हेयरएज़ करंट एसेट्स का जो फिनोमेना है वो स्लोली इंक्रीज़ और होता जा रहा है, उसका एक फ्लैटर जो है नियर टू एक्स एक्सिस आपको डायग्राम कर्व नज़र आ रही है कि जैसे आपका टाइम गुज़रता जाएगा, करंट एसेट्स का लेवल जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता जाएगा। व्हेयरएज़ जो फिक्स्ड एसेट का लेवल है उसका भी आपके पास जो है वो इम्पैक्ट कुछ इसी तरह का है, लेकिन जो करंट एसेट्स हैं उन उसकी जो पेस है, उसका जो स्लोप है वो फिक्स्ड एसेट के स्लोप से थोड़ा-सा ज़्यादा होगा, थोड़ा-सा स्टीपर होगा। हेजिंग के लिए अब वो बेसिकली हेजिंग इज़ द वे टू फाइनेंस, हेजिंग इज़ द वे टू आपकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको आप कैसे पूरा कर सकते हैं। तो जितने आपके पास जहाँ पे जो है वो करंट एसेट ज़्यादा होंगे, उतनी आपके पास जो है एबिलिटी होगी अपने एसेट्स को हेज करने की, उनको किस में जो है वो किसी भी सेम मैच्योरिटी लेवल के, किसी भी सेम वर्थ के एसेट के साथ ऑफसेट करने की, और जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, आप अपनी एसेट को वापस ले सकते हैं। लेस अमाउंट फाइनेंस्ड स्पॉन्टेनियस बाय पेएबल्स एंड एक्रूअल्स, एंड इन एडिशन टू स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग आपके जो है हेजिंग जो है वो आपकी एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है फाइनेंसिंग का, कि आप जितने ज़्यादा आपके पास करंट एसेट्स होंगे, उतनी ज़्यादा आपके पास एबिलिटी होगी उनको सेम अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है ऑफसेट करने की, और व्हेन मैच्योरिटी इज़ अराइव्ड तो आपको एसेट वापस आपके पास आ जाएगा। फाइनेंसिंग नीड्स एंड द हेजिंग अप्रोच, फिक्स्ड एसेट्स and the non-seasonal proportion of the current assets are financed with long-term debt and equity, and जिसको हम कह सकते हैं कि long term profitability of assets to cover the long term financing cost of the firm, और seasonal needs are financed with short term loans अंडर नॉर्मल ऑपरेशंस। लॉन्ग टर्म नीड्स जब आपके पास ज़रूरत होंगी तो उनको आप फुलफ़िल करने के लिए फिक्स एसेट्स का सहारा लेंगे, और करंट एसेट्स का भी सहारा ले सकते हैं इक्विटी को फुलफ़िल करने के लिए। इक्विटीज़ को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए। पहले जो सीज़नल नीड्स होंगी उनको फुलफ़िल करने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ शॉर्ट टर्म लोन्स पे, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग अप्रोचेज़ पे बेस करना पड़ेगा। सेल्फ लिक्विडेटिंग नेचर ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स ये बताना ये चाह रहा है कि आपके पास जितने भी शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, वो उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो जब भी आपके पास कोई सीज़नल ऑर्डर्स आ जाएँगे, उसको आप तो आपको इन्वेंट्री खरीदनी है, तो उसको खरीदने के लिए आप जो है शॉर्ट टर्म लोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंक्रीज़ इन्वेंट्री इज़ यूज्ड टू मीट द इंक्रीज़ डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट, and sales become receivables. Receivables are collected and become cash, and the resulting cash funds can be used to pay the seasonal short-term loan and cover associated long-term financing cost. इसको ऐसे समझ लें जैसे अभी सीज़न आने वाला है, एक बिज़नेसमैन है, तो उसको पता है कि मेरी प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगी, तो वो अपने जो है किसी भी फॉर्मल या इनफॉर्मल सोर्स से फाइनेंसिंग हासिल कर लेता है। मैंने आपको बताया हुआ है, फॉर्मल सोर्सेज़ जो हैं वो आपके जहाँ पे आपको प्रॉपर रिटन एक एग्रीमेंट के थ्रू फाइनेंस मिलता है, बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज से आप जो लेते हैं, और इनफॉर्मल सोर्सेज में आपकी फैमिली फ्रेंड्स और जो है वो आपके इर्द गिर्द के लोग जो आपको विदाउट एनी रिटन प्रूफ के या किसी भी लंबी चौड़ी जो है ज़रा जमानत के बगैर आपको लोन्स वगैरह दे सकते हैं। आप उनसे लोन लेते हैं, आप सीजन पे अपनी प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, उनको सेल करते हैं, सेल करके उनसे पैसे आपको मिलते हैं, उन पैसों को आप जो है कैश की फ़ॉर्म में अपने पास रखते हैं। जब आपके पास के सफिशिएंट अमाउंट जमा हो जाती है, जितना आपने लोन लिया होता है, आप उसको कैश को उनको पे बैक करके अपना वो शॉर्ट टर्म जो फाइनेंसिंग के लिए आपने लोन लिया था, उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। रिस्क वर्सेस कॉस्ट ट्रेड ऑफ, इसमें जो आपके पास कंज़र्वेटिव अप्रोच है, वो ये कहती है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग बेनिफिट हासिल करने के लिए आप लेस वरी फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस and less uncertainty regarding future interest cost, और whereas short term financing risk में फिर आपको क्या होता है, borrowing more than what is necessary, borrowing at a higher overall cost, कि आप क्या करते हैं कि जो शॉर्ट टर्म में आपको जब फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है, तो आप अक्सर औकात अपनी ज़रूरत से ज़ायद खरीद लेते हैं, लोन ले लेते हैं, बोरो कर लेते हैं, और नॉर्मली आपको जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है शेप ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको जो मार्केट प्रिवेलिंग मार्केट होता है, ये लॉन्ग टर्म में अगर आप लें तो उससे आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। व्हेयरएज़ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में
आपको कम जो है वो परेशानी उठानी पड़ती है कि आप जो है शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के मुकाबले में, और फ्यूचर इंटरेस्ट के बारे में आपके पास अनसर्टेनिटी भी रिड्यूस्ड होती है। इट मीन्स इन नटशेल वी कैन से मैनेजर एक्सेप्ट्स लेस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन एक्सचेंज फॉर टेकिंग लेस रिस्क। रिस्क वर्सेस कास्ट ट्रेड ऑफ अप्रोच को अगर हम डायग्रामेटिकली देखें, तो फर्म्स कैन रिड्यूस रिस्क एसोसिएटेड विद शॉर्ट टर्म borrowing by using a large proportion of long term financing। तो रिस्क को रिड्यूस करने के लिए फर्म क्या करती है, जो है वो आपके पास लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की नीड्स को यूटिलाइज करके अपने जो रिस्क होते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग के जो अराइज हुए उसको फुलफिल करने की, कम करने की कोशिश करती है। क्योंकि शॉर्ट टर्म जो हो लोन्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म एसेट्स जो हैं वो तो शॉर्ट टर्म लोन्स को फुलफ़िल करने में को ही अचीव करने में आपके कंज़्यूम हो जाएँगे, तो अब आपको फिर लॉन्ग टर्म लोन्स पे डिपेंड होना पड़ेगा। अ कंपैरिज़न विद एग्रेसिव अप्रोच के आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बेनिफिट क्या है, फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म नीड्स with a lower interest cost than short-term debt, borrowing only what is necessary. Whereas short-term में क्या होता है, आप refinancing short-term obligation in the future, uncertain future interest rate, or in nutshell, you can say that manager accepts greater expected profits in exchange for taking greater risk. दो अप्रोचेस हैं आपके पास, कंजर्वेटिव एंड एग्रेसिव अप्रोच। हमने उन दोनों का कंक्लूजन जो है वो ड्रा कर लिया एट द एंड कि ये क्या कि फर्म को क्या ज़रूरत पड़ती है इसकी। अब जब एग्रेसिव अप्रोच से आप देखें, तो एग्रेसिव अप्रोच से फर्म्स इंक्रीजेस रिस्क एसोसिएटेड विद शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय यूजिंग अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। वहाँ पे फर्म क्या करती थी, अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का कुछ प्रोपोर्शन यूज़ करती थी, लेकिन यहाँ पे फर्म जो है, वो अपने लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को ही यूज़ करती है, उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। और व्हेन कंबाइनिंग लायबिलिटी स्ट्रक्चर एंड करंट एसेट डिसीजन, तो हम ये कह सकते हैं द लेवल ऑफ करंट एसेट्स एंड द मेथड ऑफ फाइनेंसिंग दोज एसेट्स आर इंटरडिपेंडेंट। अ कंजर्वेटिव पॉलिसी ऑफ हाई लेवल ऑफ current assets allow a more aggressive method of financing current asset, whereas a conservative method of financing all equity allows an aggressive policy of low level of current assets.